नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब। बेटा हमने क्लास 9 का सेकंड चैप्टर पढ़ना स्टार्ट किया था। इज मैटर अराउंड अस प्योर, यानी क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। इसमें अब तक हमने क्या बात कर ली है कि मैटर क्या होता है, पदार्थ, और वो कितने तरह का होता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ये उसकी स्टेट्स हैं। 3 स्टेट्स में आपको मैटर मिलता है, ठोस, तरल और गैस। ये 3 अवस्थाएं हैं। इसके बाद हमने देखा था कि जो भी मैटर होगा वो या तो प्योर मैटर होगा, शुद्ध पदार्थ, और या फिर वो मिक्सचर होगा, मिश्रण होगा। प्योर में हमने पढ़ा था कि जिसमें एक ही टाइप के पार्टिकल्स हों, और मिश्रण में, मिक्सचर में एक से ज़्यादा टाइप के पार्टिकल्स होते हैं। मिक्सचर भी 2 तरीके के पढ़ लिए हमने। एक होता है होमोजीनस मिक्सचर, एक होता है हेट्रोजीनस मिक्सचर, समांगी और विषमांगी मिश्रण। उसमें क्या है, देखिए, जहां पर यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है, यानी कि समान संगठन होता है, वो होमोजीनियस मिक्सचर होता है। जैसे कि सॉल्ट प्लस वाटर, नमक पानी या फिर चीनी पानी, घोल दोगे अच्छे से तो हर तरफ आपको सेम टेस्ट आएगा, राइट। तो वही मतलब है यूनिफॉर्म कंपोजिशन, समान संगठन का। लेकिन अगर मैं हेट्रोजीनस विषमांगी मिश्रण की बात करूं तो वो नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है, यानी असमान संगठन। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमने पढ़ा था सैंड प्लस वाटर या फिर चॉक पाउडर प्लस वाटर, ठीक है। इसमें क्या होता था, कहीं रेत ज्यादा होगी, कहीं रेत कम होगी। थोड़े टाइम के बाद ये बैठ जाएगा नीचे, सैंड जो होगा आपका सेटल डाउन, और वैसे इसको आप मिक्स करेंगे तो फिर से मिक्स हो जाएगा, फिर थोड़े टाइम छोड़ देंगे तो फिर बैठ जाएगा। जबकि ऐसा कुछ यहाँ पर नहीं होता, एक बार डिसॉल्व होने के बाद ये वैसा ही रहता है। तो दिस इज स्टेबल एंड दिस इज अनस्टेबल। आप चाहें तो यहाँ तीसरा मिड डिफरेंस में लिख सकते हैं दैट दिस इज स्टेबल एंड दिस इज अनस्टेबल। तो मिक्सचर आपने ये 2 तरीके के पढ़ लिए, होमोजीनियस या हेट्रोजीनियस। अब बात करते हैं प्योर की, जिसमें हमने पढ़ा जो प्योर मैटर होता है, यानी शुद्ध पदार्थ होता है, उसमें एक ही तरह के पार्टिकल्स होते हैं, सारे पार्टिकल एक ही तरह के होंगे। इसमें थोड़ा सा डिटेल अब हमको पढ़ना है। देखिए बेटा, प्योर मैटर को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, वैसे ही जैसे मिक्सचर को 2 कैटेगरीज में डाला गया था। प्योर मैटर या तो एलिमेंट्स होंगे जिन्हें हम हिंदी में तत्व बोलते हैं, और या फिर कॉम्पाउंड्स होंगे जिन्हें हम हिंदी में यौगिक बोलते हैं। ये दोनों ही प्योर होंगे, दोनों ही शुद्ध होंगे, तत्व भी और यौगिक भी। चलिए समझ लेते हैं क्या है तत्व और क्या है यौगिक। देखो बेटा, इसको एग्जाम्पल से समझोगे तो ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे आपने लोहा देखा होगा, आयरन, कॉपर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। ये जो अगर मैं आयरन की बात करूं, लोहे की बात करूं, तो आपने देखा होगा कि लोहा जो होता है उसके सारे जो पार्टिकल्स होंगे वो सारे छोटे 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 आयरन के ही तो होंगे ना। ये भी आयरन होगा, ये भी आयरन होगा, ये भी आयरन होगा। तो इसके सारे पार्टिकल्स जो होंगे, एक बड़ा सा अगर ब्लॉक ले लूं मैं लोहे का, आयरन का बड़ा सा ब्लॉक, तो उस ब्लॉक के सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स, छोटे छोटे कण आयरन यानी लोहे के ही होंगे। ऐसे ही कॉपर, तांबा, उसके भी सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स कॉपर के ही होंगे। ऑक्सीजन के भी ऐसे ही होंगे। हाइड्रोजन के भी सारे पार्टिकल्स सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन के ही होंगे। यानी सभी पार्टिकल्स का जो नेचर होगा, सभी पार्टिकल्स की जो रासायनिक प्रकृति होगी, केमिकल नेचर, वो भी सेम ही होगा। तो ऐसा जब जिसमें होता है वो एलिमेंट कहलाता है, यानी कि तत्व कहलाता है। इसका सेकंड देख लीजिए क्या है, सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल, यानी एक ही प्रकार के कण, और उसके एग्जाम्पल हमने अभी डिस्कस कर लिए। अब बात आती है कॉम्पाउंड्स की, यानी यौगिक की। तो इसको भी एग्जाम्पल से समझेंगे बेटा। देखिए, वाटर, सॉल्ट, शुगर, ये सारे क्या कहलाते हैं, कंपाउंड कहलाते हैं। या फिर मैं यहाँ पर लिख दूं कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्या कहलाएगी, ये भी कंपाउंड्स कहलाएगी। अब देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 बचपन में आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है। ऐसे ही वाटर यानी H2O, सॉल्ट यानी NaCl, और शुगर यानी C6H12O6, जिसे ग्लूकोज भी हम कहते हैं। ये आपने छोटे छोटे फॉर्मूले बचपन में 6, 7, 8 में पढ़े होंगे। अब देखिए, आपको फर्क समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर हमने कहा कि एक ही तरह के पार्टिकल्स हैं, सारे Fe, सारे लोहा लोहा लोहा, राइट। तो वो आपका हो गया एलिमेंट। लेकिन यहाँ देखिए, अगर मैं एक बीकर में पानी ले लूँ, लेट्स से ये पानी है, ठीक है,
तो ये भी पार्टिकल्स से ही मिलके बना होगा ना बेटा। ये तो हम शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं कि वाटर एक मैटर है यानी पदार्थ है, और पदार्थ किससे मिलके बना होता है? कणों से मिलके बना होता है। मैटर पार्टिकल्स से मिलके बना होता है। बट क्या लगता है आपको, अगर यहाँ ये वाटर है तो जो इसका अगर मैं एक पार्टिकल उठाऊं, ये एक पार्टिकल है यानी एक कण है। क्या है ये? कण। क्या होगा ये? देखिए H2O होता है ना वाटर, क्या होता है? H2O। तो आपको क्या लगता है, क्या ये एक कण O होगा क्या, या ये एक कण एक पार्टिकल H होगा? नहीं, देखिए फर्क है। अगर तो मैं सिर्फ ऑक्सीजन की बात करूं या सिर्फ आयरन की बात करूं, लेट्स से ये आयरन है जिसमें हमने कहा कि ये भी पार्टिकल्स यानी कणों से मिलके बना होता है, और हर एक कण क्या होता है? Fe होता है। लेकिन यहाँ कंपाउंड्स में हर एक पार्टिकल्स एक्चुअली सिंगल नहीं होता, बल्कि ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स होता है, ग्रुप ऑफ एटम होता है, ग्रुप ऑफ एटम। ध्यान रखिएगा बेटा, ये आप थर्ड चैप्टर जब पढ़ेंगे एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, तब आपको थोड़ा ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि क्या मतलब है यहाँ पर वाटर में या NaCl में या शुगर में या CO2 में क्या मतलब है, थोड़ा ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अभी इसको नेक्स्ट टॉपिक में कवर करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल होते हैं, ये इसीलिए प्योर है। ये कंपाउंड्स भी प्योर हैं, लेकिन यहाँ पर सिंगल टाइप ऑफ एटम नहीं होते। सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल है लेकिन सिंगल टाइप ऑफ एटम नहीं है, क्योंकि यहाँ जो हर एक पार्टिकल है वो सिर्फ एक ही एटम नहीं होता, बल्कि ग्रुप ऑफ एटम होता है। क्लियर करते हैं इसे। आगे देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मोर देन वन टाइप ऑफ एलिमेंट्स, यानी कि इसमें क्या होता है, एक से ज़्यादा तरह के क्या होते हैं? एलिमेंट्स होते हैं। यानी कि अगर पानी की बात करूँ तो उसमें देखिए दो तरह के एलिमेंट हैं, एक है हाइड्रोजन और एक है ऑक्सीजन। दो तरह के एलिमेंट दिख गए ना। ऐसे अगर मैं सॉल्ट की बात करूं तो इसमें भी दो तरह के एलिमेंट हैं, एक है Na यानी सोडियम और एक है Cl यानी कि क्लोरीन, राइट। तो जहां पर एक से ज़्यादा तरह के एटम्स होंगे उनको हम कंपाउंड कहेंगे, एक ही तरह के होंगे उनको हम एलिमेंट्स कहेंगे। क्लियर बेटा? चलिए आगे बढ़ते हैं। एलिमेंट क्या है? मेड अप ऑफ सिंगल टाइप ऑफ एटम्स या फिर पार्टिकल्स एंड कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस बाय केमिकल रिएक्शंस। यानी ये एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बने होते हैं और रासायनिक प्रतिक्रियाओं द्वारा अन्य सरल पदार्थ यानी अन्य छोटे छोटे और छोटे नहीं हो सकते। क्लियर? देखिए बेटा, अगर मैं कोई एलिमेंट लूँ, यानी ये एक तत्व है। क्या है? तत्व, एलिमेंट। मान लीजिए ये है ऑक्सीजन या फिर हाइड्रोजन, कुछ भी मान लीजिए आप इसे। तो अगर मैं इसे ऑक्सीजन मान लूँ, ये छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलके बना होगा, है ना, और हर एक पार्टिकल ऑक्सीजन का ही होगा। ये भी ऑक्सीजन है, ये भी ऑक्सीजन है, यानी ये भी ऑक्सीजन एटम है और ये भी ऑक्सीजन एटम है, परमाणु। क्लियर बेटा? जब सारे ही पार्टिकल ऑक्सीजन एटम के होंगे तो इसको हम बोलेंगे एलिमेंट यानी कि तत्व। ओके। अब अगर मैं कंपाउंड की बात करूं, किसकी बात कर रहे हैं हम? कंपाउंड की, यानी कि यौगिक। ये भी प्योर है और ये भी प्योर है, शुद्ध है दोनों, क्योंकि ये जिस पार्टिकल्स से मिलके बने होते हैं, अब आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये सारे पार्टिकल, ये भी जैसा होगा वैसा ये भी होगा, यानी इसका जो केमिकल प्रॉपर्टी होगा वही केमिकल प्रॉपर्टी इसका भी होगा। रासायनिक प्रकृति जो इस पार्टिकल की होगी वो ही इस पार्टिकल की भी होगी। इसीलिए कहा गया है कि ये सेम टाइप ऑफ पार्टिकल से यानी एक ही प्रकार के कणों से मिलके बना हुआ है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, अगर मैं इस पार्टिकल को ध्यान से देखूं तो बेटा ये कंपाउंड के केस में, यौगिक के केस में ये एक ही नहीं है, बल्कि जैसे अगर मैं यहाँ वाटर का एग्जाम्पल ले लूँ, पानी का, तो ये पार्टिकल असल में H2O है, ये पार्टिकल भी H2O है, ये पार्टिकल भी H2O है। तो यहाँ सारे पार्टिकल, सारे कण H2O, H2O, H2O हैं।
अब क्योंकि सारे ही H2O हैं इसीलिए सबका केमिकल नेचर यानी सभी का जो रासायनिक प्रकृति होगी वो सेम होगी। फर्क क्या है, यहाँ पर ये ऑक्सीजन था O, यहाँ पर ये सिर्फ ऑक्सीजन ना होके 2H के साथ मिला हुआ है। जैसे मान लीजिए ये कोई क्लास है, लेट्स से 6th A है, 6th A क्लास है, यहाँ पर हर लड़की अलग अलग बैठी हुई है। ये लड़की भी 6th A की है, ये लड़की भी 6th A की है, ये लड़की भी 6th A की है, पर हर लड़की कैसी है, अलग अलग है, पर सारी लड़कियाँ 6th A की हैं। यहाँ पर अगर ये मैं बोल लूँ कि ये 12th क्लास है, पर 12th क्लास में जो यहाँ पर हर एक बेंच पे एक एक लड़की बैठी हुई है, राइट, पर यहाँ पर हर एक बेंच पे 3-3 बच्चे बैठे हुए हैं और तीनों बच्चे 12th के ही हैं। ये भी बेंच पे 3 बच्चे हैं, ये भी बेंच पे 3 बच्चे हैं, ये भी बेंच पे 3 बच्चे हैं। क्लियर है बेटा मेरी बात? पर तीनों एक ही प्रकृति के हैं, इनका रासायनिक प्रकृति, इनका केमिकल नेचर सेम है। ये 3 भी 12th क्लास के हैं और ये 3 भी 12th क्लास के हैं। जो सब्जेक्ट्स ये 3 पढ़ते हैं वही सब्जेक्ट्स ये 3 भी पढ़ते हैं। इसी तरह से यहाँ पर क्या था, यहाँ पर हर बेंच पे एक बच्चा बैठा हुआ था, यानी एक ही तरह के पार्टिकल्स हैं और सिंगल सिंगल है। जबकि यहाँ पर पार्टिकल्स एक तरह के नहीं हैं, लेकिन सिंगल सिंगल ना होके कैसे हैं, ग्रुप में बैठे हुए हैं। क्लियर? अगर मैं नमक की बात करूँ, NaCl, ये भी एक कंपाउंड है, ये भी क्या है, कंपाउंड है, यानी ये भी हर एक पार्टिकल क्या होंगे, हर एक पार्टिकल का जो हर एक कण का नेचर होगा, केमिकल नेचर, रासायनिक प्रकृति, दोनों की सबकी सेम होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये भी NaCl है और ये भी NaCl है। अब ध्यान रहे, इसको कैसे समझ सकते हैं कि हर बेंच पे 2 लड़कियां बैठी हुई हैं। हर बेंच पे कैसी लड़कियां बैठी हुई हैं, 2 लड़कियां बैठी हुई हैं, यानी ये 2 एलिमेंट्स से मिलके बना हुआ है। जो आपका सॉल्ट होता है वो 2 एलिमेंट से, एक सोडियम और एक क्लोरीन। यहाँ पर ये 3 एलिमेंट से मिलके बना हुआ है। 2 हाइड्रोजन के एलिमेंट हैं और एक ऑक्सीजन का एलिमेंट है, पर सारे पार्टिकल्स सेम सेम है। और यहाँ पर ये एक ही एलिमेंट से मिलके बना हुआ है, तो सारे प्योर हैं। बस फर्क क्या है कि ये सिंगल सिंगल एक ही तरह के हैं, ये सारे एक तरह के तो हैं, पर सिर्फ एक ही एटम से नहीं बने हुए बल्कि ग्रुप ऑफ एटम से बने हुए हैं। क्लियर बच्चा? अब क्वेश्चन आता है दिमाग में कि भाई जब ये एक से ज़्यादा एटम से मिलके बने हुए हैं, एक से ज़्यादा पार्टिकल्स हैं यहाँ पर, तो इसको हम मिक्सचर क्यों नहीं बोलते, या फिर ये मिक्सचर क्यों नहीं है? जब यहाँ Na भी है और Cl भी है तो फिर ये मिक्सचर क्यों नहीं कहलाया? दिमाग में आता है ना क्वेश्चन, ये मिक्सचर क्यों नहीं कहलाया? यहाँ पर तो 3-3 का ग्रुप है तो कहलाना चाहिए मिक्सचर। ऐसी अगर मैं आपका ग्लूकोज की बात करूँ तो ग्लूकोज के जो पार्टिकल्स देखेंगे, ये पार्टिकल भी C6H12O6 है, ये पार्टिकल भी C6H12O6 है, यानी कि इसके बेंच पे 6 कार्बन बैठे हुए हैं, 12 हाइड्रोजन बैठे हुए हैं और ऑक्सीजन भी 6 बैठे हुए हैं। ऐसे इस बेंच पे भी 6 कार्बन है, 12 हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन भी 6 है। तो क्यों नहीं कहलाता ये मिक्सचर? क्योंकि बेटा कंपाउंड और मिक्सचर में एक बेसिक सा फ़र्क है, वो फ़र्क हम आगे भी पढ़ेंगे टेबल के थ्रू, पर वो बेसिक सा फ़र्क आप ये समझ लीजिए कि मिक्सचर भी 2 या 2 से ज़्यादा एटम से मिलके बना होता है, कंपाउंड भी 2 या 2 से ज़्यादा एटम से मिलके बना होता है, लेकिन मिक्सचर में रेशियो फिक्स नहीं रहती। यानी मिक्सचर में आप एटम्स को किसी को भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यानी अगर मैं सॉल्ट और ग्लूकोज मिला दूं तो सॉल्ट आधा ग्लास ले लूं, ग्लूकोज 1 चम्मच डाल दूं, मिला दूं, तो भी ये मिक्सचर कहलाएगा। अगर मैं ये 1 चम्मच ले लूं, ये आधा ग्लास ले लूं और दोनों को मिला दूं, तो भी ये मिक्सचर कहलाएगा। यानी कि अगर कोई रेशियो फिक्स नहीं है, कोई अनुपात फिक्स नहीं होता पार्टिकल्स का, कोई भी कम या ज़्यादा, तो वो मिक्सचर कहलाता है। लेकिन कंपाउंड कब कहलाएगा? जब अनुपात सेम होगा, जब रेशियो फिक्स होगा। यानी यहाँ पर अगर पानी बनाना है तो हाइड्रोजन 2 ही लेने पड़ेंगे और ऑक्सीजन 1 लेना पड़ेगा, तब जाके ये पानी बनेगा। इस तरह से सॉल्ट कैसे बनेगा? जब जो सोडियम है वो भी 1 होगा और जो क्लोरीन है वो भी 1 होगा। ऐसा नहीं कर सकती मैं कि Na ले लूँ 4 और Cl ले लूँ 3 और बोलूँ कि ये नमक बन जाए। नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि कंपाउंड में रेशियो जो है
एलिमेंट्स का वो फिक्स रहता है, जबकि मिक्सचर में फिक्स नहीं रहता। इसको हम आगे टेबल की मदद से और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। बेटा देखिए, यहाँ डिफरेंस बिटवीन मिक्सचर्स एंड कंपाउंड्स यानी मिश्रण और यौगिक के बीच का अंतर दे रखा है। ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, तो प्लीज़ इसको थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। देखिए, पहला डिफरेंस देखते हैं। एलिमेंट्स और कंपाउंड्स जस्ट मिक्स टुगेदर टू फॉर्म अ मिक्सचर एंड नो न्यू कंपाउंड इज फॉर्म्ड। और कंपाउंड्स में क्या लिखा हुआ है? एलिमेंट्स रिएक्ट टू फॉर्म न्यू कंपाउंड्स। हिंदी में देख लेते हैं। तत्व या यौगिक केवल मिश्रण बनाने के लिए मिलते हैं, किंतु नए यौगिक का निर्माण नहीं करते। और यौगिक में है कि तत्व क्रिया करके नए यौगिक का निर्माण करते हैं। बेटा इसको समझिए। जैसे अगर मान लीजिए हम बड़ा ही नॉर्मल सा एग्जाम्पल लेते हैं चावल का, ठीक है। अब आपने क्या किया है कि चावल में आपने दूध मिला दिया है, ठीक है। चावल और दूध, कच्चा चावल अब आपने मिला दिया है। अब चावल एक अलग एलिमेंट मान लीजिए और दूध एक अलग एलिमेंट मान लीजिए। एक अलग तत्व हो गया चावल और एक अलग तत्व हो गया दूध। अब आपने कितना भी चावल या कितना भी दूध मिला सकते हो। 1 ग्लास चावल में 2 ग्लास दूध मिला सकते हो, 2 ग्लास दूध में आधा ग्लास चावल मिला सकते हो। तो ये कुछ फिक्स नहीं है, राइट। और ये सिर्फ आपने यूं ही मिला दिया तो, और नया कुछ नहीं बना। अभी यानी गैस पे नहीं चढ़ाया, अभी कुछ भी नया नहीं बनाया। मैं चाहूँ तो उसको दोबारा से अलग अलग कर सकती हूँ, राइट। अगर मान लीजिए दूध भी नहीं, आपको थोड़ा समझने में दिक्कत हो रहा हो, तो चावल के साथ आप रेत मिला दीजिए, ठीक है। चावल और रेत, ठीक। आप अगर आप चाहो तो आप उसको अलग अलग फिर से कर सकते हो। तो कोई नया कंपाउंड, कुछ नया यौगिक नहीं बना है। ऐसा कोई मिश्रण, ऐसा कोई चीज़ अगर होती है तो वो आपका मिक्सचर कहलाती है। लेकिन अगर मान लीजिए मैंने क्या बोला कि चावल और दूध को अगर गैस पे गर्म कर दिया और वो खीर बना दी मैंने, तो ये तो एक नया ही कुछ बन गया ना, खीर बन गई। अब आप चाहो भी तो इसको पुराना कच्चा चावल और कच्चा अलग से दूध नहीं बना सकते हो। अब आप तीनों चीज़ों को अलग अलग नहीं कर सकते हो। वाई? बिकॉज आपने एक नया कंपाउंड, एक नए यौगिक का निर्माण कर दिया। तो कंपाउंड में ऐसा ही होता है, 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ों से मिलके तो बना होता है मिक्सचर भी और कंपाउंड भी, मिश्रण भी और यौगिक भी। लेकिन मिश्रण में कुछ नया नहीं बनता, जबकि कंपाउंड में, यौगिक में कुछ नया चीज़ बन जाती है। क्लियर बच्चे? सेकेंड पॉइंट है, अ मिक्सचर हैज़ अ वेरिएबल कंपोजिशन। मिश्रण का संगठन परिवर्तनीय होता है। और कंपाउंड्स में क्या है? द कंपोजिशन ऑफ ईच न्यू सब्सटेंस इज ऑलवेज फिक्स्ड, यानी नए पदार्थ का संगठन सदैव स्थायी होता है। फिर से देख लेते हैं। देखिए मैंने क्या बोला, आप 1 ग्लास चावल ले सकते थे, आधा ग्लास रेत ले सकते थे, या फिर 1 ग्लास रेत ले सकते थे, आधा ग्लास चावल ले सकते थे। कुछ भी कम ज़्यादा कर देते तो भी आपका वो मिक्सचर ही कहलाता, यानी मिश्रण ही कहलाता। ऐसा कुछ भी फिक्स नहीं है कि आपको रेत इतना ही लेना था या चावल उतना ही लेना था, फिक्स नहीं था ना। तो जब भी इसीलिए लिखा है कि इट हैज़ अ वेरिएबल कंपोजिशन, यानी कि इसके संगठन परिवर्तनीय है, कुछ भी कम ज़्यादा ले सकते हैं। जबकि कंपाउंड में ऐसा नहीं होता। कंपाउंड में जो रेशियो होती है वो फिक्स होती है। जैसे मान लीजिए अगर आपको पानी बनाना है तो पानी का क्या फॉर्मूला होता था? H2O। तो पानी बनाने के लिए जो आपको हाइड्रोजन है उसके 2 एटम चाहिए होंगे और ऑक्सीजन का 1 एटम चाहिए होगा, तो ही जाके वो क्या बनेगा? H2O, यानी कि पानी बनेगा। अगर आप इनके रेशियो में फ़र्क कर देते हैं, इनके कॉम्पोजिशन को चेंज कर देते हैं, संगठन को बदल देते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने H भी 2 ले लिया और ऑक्सीजन भी 2 ले लिया, यानी H2O2, तो क्या ये पानी बनेगा? क्या इसे पानी बोलेंगे? नहीं, ये कुछ और ही बन जाएगा, जिसे बोलते हैं हाइड्रोजन परऑक्साइड। क्लियर? तो मिक्सचर में आप कुछ भी कम ज़्यादा ले सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इट विल बी स्टिल कॉल्ड अ मिक्सचर, उसे फिर भी मिश्रण ही कहा जाएगा। जबकि कंपाउंड में ऐसा नहीं है। कंपाउंड में आपका रेशियो फिक्स होता है। अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं तो कार्बन 1 होगा और ऑक्सीजन 2 होंगे। अगर आप कार्बन भी 1 और ऑक्सीजन भी 1 ले लें अपनी मर्जी से, तो फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनेगा, वो कुछ और ही बन जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड, विच इज़ अ हाईली पॉइजनस गैस, बहुत जहरीली गैस बन जाती है। ठीक है, अगले पॉइंट पे देखते हैं। अ मिक्सचर शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सटेंसेस, यानी मिश्रण उसमें उपस्थित घटकों के गुणधर्मों को दर्शाता है।
जबकि जो कंपाउंड्स होते हैं, न्यू सब्सटेंस हैज़ टोटली डिफरेंट प्रॉपर्टीज़, नए पदार्थ के गुणधर्म पूरी तरह से भिन्न होते हैं। फिर से वही वाला एग्जाम्पल लूँगी। देखिए, अगर मैंने क्या बोला कि अगर आप पानी अलग ले लेंगे और अदरक अलग ले लेंगे, पानी और अदरक मिला देंगे, या आप अदरक और चीनी मिला दीजिए, ठीक है, सिर्फ अदरक और सिर्फ चीनी, आपने बहुत सारा अदरक ले लिया, बहुत थोड़ी सी चीनी ले ली, उनको हाथ से मिक्स कर दिया, अब ये कहलाएगा तो मिश्रण ही, यानी मिक्सचर ही कहलाएगा। पर फिर भी ये अदरक अपने प्रॉपर्टी दिखाएगा और जो चीनी है वो अपनी प्रॉपर्टी दिखाएगा। प्लीज़ डोंट माइंड, मैं इस तरह से किचन वाले एग्जाम्पल ले रही हूँ बिकॉज इससे थोड़ा सा आप ज़्यादा रिलेट कर पाते हो। अगर मैं कोई और केमिकल्स के एग्जाम्पल ले लूँ तो फिर आपको थोड़ा सा समझने में दिक्कत हो जाएगी, इसीलिए इतने सिंपल एग्जाम्पल की हेल्प कर ले रहे हैं हम। तो क्या बता रहे थे हम कि चीनी फिर भी अपनी प्रॉपर्टी शो करेगा, वो मीठा होगा, और अदरक अपनी प्रॉपर्टी शो करेगा, चाहे आपने कितना भी मिक्सचर बना लिया हो। लेकिन जब आप कंपाउंड की बात करते हैं, जैसे पानी H2O, अगर मैं सिर्फ H देखूं, हाइड्रोजन, तो देखिए हाइड्रोजन एक फ्यूल की तरह काम करता है, यानी बर्निंग में हेल्प करता है, जलाने में हेल्प करता है। ऑक्सीजन भी क्या होता है, वो भी जलाने में हेल्प करता है। आपको पता है कि ऑक्सीजन इज़ रिक्वायर्ड फॉर बर्निंग, यानी कि जलने के लिए ऑक्सीजन की भी आवश्यकता होती है, और हाइड्रोजन तो है ही एक फ्यूल, ठीक है। लेकिन जब आप इन दोनों को मिला के एक नया कंपाउंड बनाते हैं, यानी H2O, पानी, तो ये क्या करता है, ये बर्निंग को सपोर्ट करता है? नहीं, बल्कि ये तो आग बुझाने के काम आता है। तो कोई नया ही सब्सटेंस बन गया जिसकी प्रॉपर्टी बिल्कुल ही अलग हो गई, उसके गुणधर्म बिल्कुल ही अलग हैं। किससे अलग है? जिनसे वो मिलके बना हुआ है। जबकि मिक्सचर में ऐसा नहीं होता, मिक्सचर जिनसे बना हुआ है उसकी प्रॉपर्टी भी शो करता है। क्लियर बच्चा? चलिए आगे देखते हैं। फोर्थ पॉइंट, द कॉन्स्टिट्यूएंट्स कैन बी सेपरेटेड फेयरली ईजी बाय फिजिकल मेथड्स, यानी कि जो घटक हैं जिनसे मिश्रण बना हुआ है उनको हम वापस से अलग अलग पृथक करा जा सकता है उन्हें आसानी से। जबकि कंपाउंड्स की जब हम बात करते हैं यौगिक की, द कॉन्स्टिट्यूएंट्स कैन बी सेपरेटेड ओनली बाय केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस। तो अगर आप चाहें कि आप पानी को तोड़ के एवं ही अलग कर सकते हैं, हाइड्रोजन अलग और ऑक्सीजन अलग, तो ऐसा नहीं होगा। आपको अगर किसी कंपाउंड को तोड़ना है वापस से उसके कंपोनेंट्स में जिनसे वो मिलके बना हुआ है, तो उसके लिए आपको केमिकल यानी रासायनिक या फिर इलेक्ट्रोकेमिकल वैद्युत रासायनिक प्रतिक्रियाएं करनी पड़ेंगी। क्लियर? जबकि अगर मैं इधर बात करूँ मिक्सचर की, जैसे मेरा फेवरेट एग्जाम्पल वो है नमक और पानी का। कितना भी नमक डाल दूँ, कितना भी पानी डाल दूँ, कहलाएगा तो फिर भी वो नमक पानी ना। तो आप इसको आसानी से अलग कर सकते हैं। कैसे? इवेपोरेट करके, यानी वाष्पन की सहायता से पानी अलग हो जाएगा और आपका नमक अलग हो जाएगा। लेकिन कंपाउंड्स यानी यौगिक को आप इतना आसानी से अलग नहीं कर सकते उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स में, यानी जिनसे वो बना हुआ है। क्लियर बच्चा? बेटा इस एक्सपेरिमेंट में हम यहाँ पर ये येलो कलर का जो आप देख रहे हैं वो सल्फ़र है, हिंदी में गंधक कहते हैं, और वो जो आप ब्लैक कलर का देख रहे हैं वो आयरन पाउडर है, यानी लोह का चूर्ण। ठीक है, अब हम समझना चाह रहे हैं कि मिक्सचर्स और कंपाउंड यानी मिश्रण में और यौगिक में क्या फ़र्क होता है। तो देखिए यहाँ पर हम अगर इन दोनों को मिक्स कर दें, कुछ भी ज़्यादा कम मात्रा में ले लीजिए, अमाउंट में कुछ भी ले लीजिए, सल्फ़र ज़्यादा आयरन कम, आयरन ज़्यादा सल्फ़र कम, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर हम ऐसा कुछ भी ध्यान नहीं दे रहे हैं कि कौन कितना है। तो अभी ये जो बना है वो एक तरह से मिश्रण यानी मिक्सचर कहलाएगा। और हमने क्या पढ़ा कि मिक्सचर जो होता है वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की प्रॉपर्टी शो करता है, यानी जिन संघटकों से वो मिलकर बना है, इस केस में लोहा और सल्फ़र, तो वो अपनी अपनी प्रॉपर्टी शो करेगा। तो अब अगर मैं इस मिक्सचर में, इस मिश्रण के ऊपर लोहा ले आऊँ, मैग्नेट डालूँ, तो क्या होगा, सारा जो लोहा है, जो आयरन पाउडर है, वो उससे चिपक जाएगा, और चिपक के क्या कर सकते हैं हम, वापस से उसको अलग कर सकते हैं, यानी कि सल्फ़र और आयरन पाउडर को, गंधक और लोह चूर्ण को अलग अलग कर सकते हैं। क्लियर? तो इससे हमने क्या सीखा कि एक तो मिश्रण में यानी मिक्सचर में कुछ भी रेशो फिक्स नहीं होती, वेरिएबल कंपोजिशन है, कोई भी कम या ज़्यादा ले सकते हैं। और दूसरी चीज़, जो पार्टिकल जिनसे वो बना हुआ है, जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, जो संघटक हैं उसके, वो अपने अपने गुण शो करते हैं, अपने अपनी प्रॉपर्टी शो करते हैं, और उनको हम वापस से अलग अलग
कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं मैग्नेट ले आए तो सारा आयरन उससे चिपक गया लेकिन सल्फ़र नीचे रह गया। क्लियर? तो इस तरह के किसी भी चीज़ को हम कहते हैं मिक्सचर। आइए बात करते हैं कंपाउंड की, यानी इन्हीं दो चीज़ों से यानी आयरन और सल्फ़र को मिला के अगर हम कंपाउंड बनाना चाहें तो जैसे यहाँ अगर हम इन दोनों को मिला के इनको गर्म करें, टेम्परेचर बढ़ाएं, तो इन दोनों में आपस में रिएक्शन हो जाती है यानी अभिक्रिया, और ये आयरन सल्फाइड बन जाता है। बेटा क्या बन जाता है? आयरन सल्फाइड, यानी ये एक नई चीज़ बन जाती है, नया कोई कंपाउंड बन जाता है। पहले कुछ नया नहीं बना था, मिक्सचर में कुछ भी नया नहीं बना था, लेकिन यहाँ पर जैसे ही मैंने गर्म करना शुरू किया उन्हीं दो चीज़ों से एक नया कंपाउंड बन गया, क्योंकि उन्होंने आपस में रिएक्शन कर ली, अभिक्रिया कर ली। अब जो बना उसका नाम है आयरन सल्फाइड, यानी कि FeS। क्लियर? तो हमने क्या पढ़ा हुआ है, जो नया कंपाउंड बनता है वो अपने संघटकों का यानी कि अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स का प्रॉपर्टी शो नहीं करता है। तो अगर अब जो हमारे पास बनेगा यहाँ पर, उसके पास हम अगर मैग्नेट लेके आएंगे तो क्या वो चिपकेगा? नहीं चिपकेगा, क्योंकि अब आपके पास सिर्फ आयरन नहीं है, वो आयरन किससे जुड़ चुका है? वो आयरन जुड़ चुका है सल्फ़र से, और उसने बना दिया है आयरन सल्फाइड। ये देखिए बेटा, ये बन गया है आयरन सल्फाइड, और अब ये मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होगा, मैग्नेट से आकर्षित नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि एक नया कंपाउंड बन चुका है, कुछ नया सब्सटेंस बन गया है, कोई नया पदार्थ बन चुका है। क्लियर बच्चे? देखिए बेटा, साइंटिस्ट्स ने अब तक जितने भी एलिमेंट्स खोजे हैं वो टोटल अब 118 हो गए हैं तत्व। ठीक है, आप ये 10th स्टैंडर्ड में पढ़ेंगे, जब आप पीरियोडिक एलिमेंट्स, पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि टोटल 118 एलिमेंट्स अब तक खोजे जा चुके हैं, तत्व। ठीक है, तो इन एलिमेंट्स को 3 पार्ट्स में बांटा गया है। मतलब कुछ तत्व ऐसे होंगे जो कि मेटल होंगे यानी धातु, कुछ तत्व ऐसे होंगे, ये सारे शुद्ध हैं, ध्यान रहिए, ये सारे ही प्योर हैं, पर कुछ मेटल्स कहलाते हैं, कुछ नॉन मेटल्स यानी अधातु कहलाते हैं, और कुछ तत्व मेटलॉइड्स या सेमी मेटल्स जिन्हें उपधातु भी कहते हैं। मेटलॉइड्स बोलिए या फिर सेमी मेटल्स बोलिए। ठीक है, अब कौन से ऐसे होंगे जो मेटल्स कहलाएंगे, कौन से ऐसे होंगे नॉन मेटल, कौन से मेटलॉइड, तो बेटा ये उनकी प्रॉपर्टीज़ पे डिपेंड करता है। जो वो गुण शो करते हैं ना, दर्शाते हैं, उन पे डिपेंड करता है कि मेटल कौन से, नॉन मेटल कौन से और मेटलॉइड कौन से। ठीक है, अब देखिए जनरली मैं ये नहीं कह रही कि सारे ही मेटल एक जैसी प्रॉपर्टी शो करेंगे या सारे ही नॉन मेटल, सारे धातु एक जैसी गुण दिखाएंगे, सारे अधातु एक जैसे गुण दिखाएंगे, ऐसा नहीं है। बट जनरली ज़्यादातर मेटल्स क्या गुण दिखाते हैं वो यहाँ पर लिख दिया है, ज़्यादातर नॉन मेटल्स क्या गुण दिखाते हैं और ज़्यादातर फिर मेटलॉइड्स क्या गुण दिखाते हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, जो मेटल होंगे यानी धातु, वो शाइन होती है उनमें यानी चमक होती है उनमें। जैसे आपने देखा होगा लोहा, तांबा, इनमें क्या होती है, एक तरह की चमक होती है, गोल्ड, सिल्वर। ठीक, और ये कंडक्ट करते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी यानी ऊष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं। आई होप ये आपने 8th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा कि जो भी धातु होती है यानी मेटल, आप देखिए करंट, अगर आप कहीं पे बिजली की तार है तो लीक हो रही है या तो आप क्या उसे लोहे के छड़ी से पकड़ते हैं? नहीं पकड़ते ना, क्योंकि आपको फिर करंट लगने लग जाता है। या फिर अगर मान लीजिए आप खाना बना रहे हैं और आपकी जो करछी है वो लोहे की या इस तरह की किसी भी धातु की है, तो आपको वो गर्म लगती है थोड़ी देर में अगर आप उसे गैस पे रख देते हैं तो। क्यों? क्योंकि जो मेटल्स होते हैं, धातु होते हैं, वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी यानी ऊष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं, अपने आप से, अपने अंदर से पास होने देते हैं। जैसे अगर मान लीजिए ये आपका कोई मेटल है, कोई धातु है, और बिजली की तार ने यहाँ टच किया हुआ है, या गर्म जो आप गर्म कर रहे हैं गैस पे आपने यहाँ रखा हुआ है, तो धीरे धीरे आपको क्या होगा, गर्मी यहाँ पर भी फील होगी, करंट आपको यहाँ पर भी फील होगा। इसका मतलब ये करंट या विद्युत या फिर हीट, ऊष्मा को यहाँ से यहाँ तक पहुँचा रहे हैं ना, इसका मतलब ये कंडक्ट करते हैं। अगर हम इसी की जगह पे लकड़ी ले लें, ये तो मेटल था, अगर इसी की जगह पे क्या ले लें हम, लकड़ी ले लें, वुड ले लें,
और यहाँ उसको गर्म करना स्टार्ट करें या यहाँ उसके तार लगी हुई जिसमें करंट है, तो क्या आपको यहाँ पर लगेगा? नहीं लगेगा, राइट। यानी कि ये करंट को या हीट को यहाँ से यहाँ तक पास होने नहीं देती, यानी ये जो है वो बैड कंडक्टर है, कुचालक है। क्लियर बेटा? तो जनरली जो मेटल्स होते हैं, जो धातु होते हैं, वो ऊष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं, गुड कंडक्टर्स होते हैं। आगे बात करते हैं डक्टाइल। मेटल्स जनरली डक्टाइल होती हैं, यानी कि तन्य होते हैं। तन्य का क्या मतलब है? उनके वायर बन सकते हैं, तार बन सकती है। जितने भी मेटल आपने देखे होंगे, आपने लोहे की तार देखी है, आपने तांबे की तार देखी है, आपने चांदी की तार देखी है, इसी तरह से आपने सोने की तार भी देखी है, ज्वेलरी में बनती है ना। तो ये सब ये प्रॉपर्टीज़ कौन शो करता है? मेटल यानी धातु शो करती है। इसी तरह से अगली प्रॉपर्टी है मालिएबल यानी आघातवर्ध। इसका क्या मतलब है? मालिएबल का मतलब है आप उसको पीट पीट कर शीट बना सकते हैं, पीट पीट कर उसको पतली पतली शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ डक्टाइल का मतलब होता है तार बना सकते हैं, ठीक है, वायर। और मालिएबल का क्या मतलब है? आघातवर्ध क्या, कि इसको हम शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा एल्यूमिनियम फॉयल, फॉयल पेपर देखा है ना, पतला सा होता है। ऐसी लोहे की शीट देखी है आपने, चांदी की शीट देखी है, चांदी का पेपर भी आप मिठाइयों पे देखते हैं। तो ये सब आपके धातु के गुण हैं, यानी कि मेटल्स की प्रॉपर्टी है। और सोनोरस यानी प्रतिध्वनिपूर्ण, जब भी आप किसी मेटल पे मारते हैं तो एक अलग सी साउंड आती है। अगर आप लकड़ी पे मार के देखिए और आप किसी धातु पे मार के देखिए, मेटल पे मार के देखिए, आप इजीली पहचान लेंगे कि कौन सा मेटल है, कौन सा मेटल नहीं है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं धातु की यानी मेटल की। इसके एग्जाम्पल बहुत सारे लिख सकते हैं आप, मैंने यहाँ 3 लिख दिया, आप बहुत सारे लिख सकते हैं, गोल्ड, सिल्वर, आयरन, कॉपर, वटेवर, ठीक है। अच्छा, जनरली ये जितने भी आपको मेटल मिलते हैं ना, जनरली वो सारे सॉलिड फॉर्म में मिलते हैं। कैसे मिलते हैं? ठोस, है ना। लेकिन सिर्फ एक मरकरी है, हिंदी में पारा। मरकरी एक मेटल है, धातु है, लेकिन ये आपको कैसा मिलता है? लिक्विड फॉर्म में मिलता है, यानी तरल फॉर्म में। मरकरी आपने देखा है ना, तो थर्मामीटर में डालते हैं, है ना, वो जो ऊपर चढ़ता है, टेम्परेचर बताता है, वो मरकरी होता है। ये भी धातु है, लेकिन ये किस तरह से मिलती है? तरल फॉर्म में, यानी लिक्विड फॉर्म में। तो कभी कभी 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है कि विच इज़ द मेटल विच इज़ नेम द मेटल विच इज़ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। ऐसा कोई धातु बताइए जो कि रूम टेम्परेचर पे आपका तरल द्रव्य रूप में मिलता है। तो इसका आप लिखेंगे मरकरी यानी पारा। क्लियर बेटा? अब आगे आ जाते हैं नॉन मेटल्स, यानी कि ऐसे तत्व जो कि अधातु कहलाते हैं। ये सारे के सारे प्योर है, मैं फिर से बता रही हूँ, ठीक। अधातु क्या होगा? जस्ट इसके उल्टा। यहाँ पर सोनोरस था, इसमें से अच्छी सी ध्वनि निकलती है, आप पहचान सकते हैं। ये सोनोरस नहीं होगा। जैसे लकड़ी, आप कैसे मारते हैं, वो लकड़ी क्या किस कैटेगरी में आएगी? नॉन मेटल की कैटेगरी में आएगी। ये मालिएबल था, यानी कि इसको शीट में बदल सकते थे, नॉन मेटल को नहीं बदल सकते। ये डक्टाइल था, यानी इसको तार में बदल सकते हैं, इसके तार इट कैन ड्रॉन इनटू वायर्स, ये नहीं बदल सकते। ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है, ऊष्मा का सुचालक है विद्युत का, ये पुअर कंडक्टर है, यानी ये कुचालक है। ये शाइन करता है, तो ये शाइन नहीं करता है। जो मेटल की प्रॉपर्टी है जनरली, वो नॉन मेटल की प्रॉपर्टी है। देखिए बेटा, ध्यान रखिएगा, सभी के सभी नॉन मेटल ये प्रॉपर्टी शो नहीं करते। ऐसे कुछ कुछ है नॉन मेटल, जैसे मैंने यहाँ लिखा है ग्रेफाइट। ये बेटा कार्बन का एक फॉर्म है, ग्रेफाइट कार्बन का ही एक अपरूप है जो कि सुचालक है। हालांकि ये नॉन मेटल है, लेकिन ये ऊष्मा और विद्युत का सुचालक है, गुड कंडक्टर है। तो ये भी 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है कि नेम 1 नॉन मेटल, ऐसा कोई अधातु बताइए जो कि ऊष्मा और विद्युत की सुचालक हो, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी हो। तो उस केस में आप लिखेंगे ग्रेफाइट। क्लियर बच्चे? अब तीसरी कैटेगरी आती है, दैट इज मेटलॉइड्स या सेमी मेटल्स, यानी हिंदी में उपधातु। ऐसे तत्व जो कि कुछ कुछ प्रॉपर्टी मेटल की शो करें और कुछ कुछ प्रॉपर्टी नॉन मेटल की शो करें, यानी इन दोनों के बीच के जो कैरेक्टर्स होंगे वो जिन तत्वों में होंगे उनको हम कहेंगे मेटलॉइड्स, यानी कि उपधातु। क्लियर? तो दोनों तरह के ये गुण शो करेगा। इसके एग्जाम्पल है बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम। अब देखिए कैसे ये आप 10th स्टैंडर्ड में पढ़ेंगे, ये जो आप सोलर सेल्स वगैरह पढ़ते हैं ना, सोलार सेल्स जो कि सिलिकॉन और जर्मेनियम से मिलके बने होते हैं। ये वैसे तो मेटल नहीं होते, लेकिन कुछ कुछ इनमें
डोपिंग कर दी जाती है, आप आगे पढ़ेंगे फर्दर क्लासेस में, जिसके बाद ये भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं यानी विद्युत के सुचालक हो जाते हैं। ठीक है, वैसे नहीं है जनरली, बट डोपिंग करने के बाद कुछ मिलावट करने के बाद ये हो जाते हैं। आपको इतना नहीं पढ़ना है, आपको सिर्फ इसके एग्जाम्पल्स पढ़ने हैं पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लियर बेटा?